हेलो एवरीवन, मैं शुभम चतुर्वेदी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटेटिव क्लासेस मदन महल जबलपुर से आप सभी के लिए जीएस एमसीक्यू का एक और पार्ट लेकर आया हूं। और इसमें हम प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जीएस के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को साथ सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ में उनके सॉल्यूशन को भी बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है। ऑप्शन है टाइटेनियम, मरकरी, प्लेटिनम और रेडियम। तो याद रखिएगा कि पारा यानी मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। पारा यानी मरकरी को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य अयस्क क्या होता है भाई? सिनेबार होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि पारा का मुख्य अयस्क क्या होता है? सिनेबार होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पारा का मुख्य अयस्क क्या होता है? सिनेबार, यानी कि मरकरी का मुख्य अयस्क सिनेबार होता है। और यदि हम बात करें तो CFL तथा ट्यूबलाइट में मुख्यतः पारे और गैस और पारे की गैस और आर्गन भरी होती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, CFL और ट्यूबलाइट में पारे की गैस और क्या भरा होता है भाई? आर्गन गैस भरी होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताई? मैंने आपको बताया क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? मरकरी यानी पारा। पारा का मुख्य अयस्क क्या होता है भाई? सिनेबार। CFL और ट्यूबलाइट में पारे और आर्गन की गैस भरी होती है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, किस खेल को योकोजुना रैंक उच्चतम होती है? किस खेल का योकोजुना रैंक उच्चतम है? ऑप्शन है सूमो रेसलिंग, जूडो, जुजित्सु और केंडो। तो याद रखिएगा कि सूमो रेसलिंग में योकोजुना रैंक उच्चतम होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। थोड़े से ऊट पटांग क्वेश्चन है, आता है तो एग्जाम में बहुत कम लोगों से ऐसी चीज़ें बनती हैं। तो याद रखिएगा कि सूमो रेसलिंग में योकोजुना रैंक क्या होती है भाई? उच्चतम होती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हवा महल का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है आपके महाराजा भगवत सिंह। ऑप्शन बी है आपका महाराजा जगजीत सिंह। ऑप्शन सी है महाराजा सवाई प्रताप सिंह और ऑप्शन डी है महाराजा जसवंत सिंह। तो याद रखिएगा कि हवा महल पिंक सिटी जयपुर में स्थित है। हवा महल पिंक सिटी जयपुर में स्थित है और इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। तो इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कब करवाया था भाई? 1799 में। तो क्या क्या फैक्ट पढ़ लिए हमने पढ़ लिया कि हवा महल कहाँ पर स्थित है भाई? पिंक सिटी जयपुर में। और इसका निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने कब करवाया था? सन 1799 में, 1799 में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं भाई कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का द्योतक है? ऑप्शन है आपके प्रिंट मार्जिन, रिजोल्यूशन, फिल्टर और कलर मोड। तो याद रखिएगा कि रिजोल्यूशन एक पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या का क्या होता है भाई? द्योतक होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पिक्सल। तो याद रखिएगा कि जो पिक्सल होते हैं ये पिक्चर एलिमेंट से बने होते हैं। जो पिक्सल होते हैं ये पिक्चर एलिमेंट से बना होता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। हमारी स्क्रीन में छोटे छोटे बिंदु यानी कि डॉट्स से बनी होती है। हमारी जो स्क्रीन होती है ये छोटे छोटे बिंदु यानी कि डॉट्स से बनी होती है। और यह बिंदु यानी कि डॉट्स क्या कहलाते हैं? पिक्सल कहलाते हैं। और किसी स्क्रीन में जितने पिक्सल समाहित हैं उसे रिजोल्यूशन कहा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा अच्छे से। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि ब्रिटिश द्वारा प्लासी युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? ऑप्शन है
लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स और जेम्स हार्टली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बंगाल में प्लासी का युद्ध, बंगाल में प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, बंगाल में प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेजों की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। अंग्रेजों का नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था भाई? रॉबर्ट क्लाइव ने। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि अंग्रेजों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और सिराजुद्दौला की सेना का जो नेतृत्व किया था ये किसने किया था भाई? मीर जाफर ने। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। परंतु मीर जाफर द्वारा विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला जो था वो मारा गया था। अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने और सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किया था मीर जाफर ने। मीर जाफर के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला मारा गया था और इसके बाद मीर जाफर जो है ये बंगाल का नवाब बन गया था। उसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया था। और वहीं यदि हम बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बता दी भाई कि प्लासी का युद्ध बंगाल में 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। अंग्रेजों का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और यहाँ पर यदि हम बात करें सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किया था मीर जाफर ने। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को विश्वासघात करके मार डाला था और उसके बाद मीर जाफर जो है ये बंगाल का नवाब बन गया था और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बन गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा रॉबर्ट क्लाइव। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एनीलिंग, ह्यूमिडिफाइंग, कंडेंसन और डीकेंटेशन। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? एनीलिंग कहते हैं। गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं? एनीलिंग कहते हैं। अब एनीलिंग प्रोसेस होती क्या है इसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सभी धातुओं में कोल्ड वर्किंग के दौरान तेजी से ठंडा होने के कारण उनकी आंतरिक संरचना में आए विरूपण यानी कि डिस्टॉर्शन के कारण कठोरता यानी कि हार्डनेस आ जाती है, जिसके कारण उन पर आगे प्रक्रिया संभव नहीं हो पाता। ऐसी अवस्था में कठोर धातुओं को एक ऐसे टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है कि उनके इंटरनल स्ट्रेस को खत्म कर दिया जाए और फिर उन्हें धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? एनीलिंग कहलाती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस पे पूछा गया है कि पीडीए का विस्तार क्या है? ऑप्शन है आपके पर्सनल डेटा असिस्टेंट, ऑप्शन बी है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और ऑप्शन सी है प्राइम डेटा असिस्टेंट और ऑप्शन डी है प्राइम डिजिटल असिस्टेंट। तो याद रखिएगा कि पीडीए का जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो होता है पर्सनल डेटा डिजिटल असिस्टेंट। याद रखिएगा पीडीए मतलब पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो इस पे पूछा गया है कि तेजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है ट्रिपल जंप, भाला फेंक, गोला फेंक की हॉकी। तो याद रखिएगा कि तेजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध गोला फेंक से है। तेजिंदर पाल सिंह तूर का संबंध गोला फेंक से है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। वहीं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म और बता देता हूँ खेल से रिलेटेड। तो आप सभी को पता है कि बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया और विनेशा फोगाट, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया और विनेशा फोगाट, इनका संबंध किससे है भाई? कुश्ती से है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कि बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया और विनेशा फोगाट का संबंध किससे है? कुश्ती से है। वहीं यदि हम बात करें तो स्वर्ण सिंह
स्वर्ण सिंह और दत्तू बाबन मोकानल, स्वर्ण सिंह और दत्तू बाबन मोकानल, इनका संबंध किससे है भाई? नौकायन से है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि स्वर्ण सिंह और दत्तू बाबन मोकानल, इनका संबंध किससे है? नौकायन से है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, तो आप सभी कमेंट में मुझे कमेंट करके बताइए कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? आप उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताएंगे। तो ये हो गया भाई, तेजिंदर पाल सिंह का संबंध याद रखिएगा किससे है? गोला फेंक से। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन बी साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन सी चिकित्सा के क्षेत्र में, और ऑप्शन डी है सिनेमा के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा कि धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही साथ में चिकित्सा के क्षेत्र में एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड दिया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा कि बीसी रॉय पुरस्कार, ये भी किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। वीसी रॉय पुरस्कार ये भी चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? यानी कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर आयोजित होंगे? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है मैनचेस्टर और इंग्लैंड, और ऑप्शन डी है बार्मिंघम इंग्लैंड। तो याद रखिएगा कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स बार्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित होंगे। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल यानी कि आपका कॉमनवेल्थ गेम्स बार्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित होंगे। वहीं यदि हम बात करें तो आप सभी को पता है भाई कि 2018 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वो कहाँ पर आयोजित हुए थे? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे। अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते थे? 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते थे और कितने गोल्ड मेडल जीते थे? ये चीज़ आपको कमेंट करके मुझे बतानी है कि 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कितने मेडल जीते थे और कितने गोल्ड मेडल जीते थे। तो आई होप आपको ये चीज़ एकदम क्लियर हुई होगी। वहीं यदि हम बात करें तो आप सभी को पता है कि भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 2010 में। और कहां पर आयोजित हुए थे? ये नई दिल्ली पर आयोजित हुए थे। तो ये हो गया हमारा जीएस एमसीक्यू का एक और पार्ट बहुत बढ़िया तरीके से कंप्लीट। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लें, अच्छे से याद करके रखें, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस लॉकडाउन के समय में अपनी तैयारी को जारी रख सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।